कि बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं, लेकिन आज का फोकस क्या होगा? आज का बिग फोकस पीएम मोदी के इटली दौरे पर है, जहां उन्होंने पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की, उन्हें मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। लेकिन इस मुलाकात पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया है जिससे देश की राजनीति में खटास बढ़ गई है? वैसे आज एक और मुलाकात बीजिंग से भी ट्रेंड कर रही है। राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग, इन दोनों की मुलाकात। चीन रूस में कई बड़े समझौते हुए हैं। इस दौरान जिनपिंग ने वैश्विक जंगल राज का मुद्दा उठाया, पश्चिमी एशिया में जारी टेंशन पर बिना ट्रंप का नाम लिए अटैक किया और अपने देश में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री के लिए एक और विवादित बयान दिया है। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में गद्दार शब्द पर सियासी गदर मच गया है। यूपी में आज अखिलेश यादव ने पीडीए वाला दांव चला, कहा कि यह लड़ाई 5% बनाम 95% की है। उन्होंने आरक्षण की लूट वाला आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने जवाब दिया। और डीआरडीओ ने एक और कीर्तिमान रच दिया है। पहली बार देश में ड्रोन से मिसाइल लॉन्च का सफल टेस्ट हुआ है। क्या है ये नई मिसाइल? दुश्मन की फिक्र बढ़ाने वाली ये फाइल भी खुलेगी। लेकिन शो की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की कूटनीतिक मेलोडी से करते हैं। फिक्र में आज देश और दुनिया की कई खबरें हैं, लेकिन जो तस्वीरें पूरे दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, वो जरा ध्यान से देखें। ये वीडियो शायद आपने भी देखा होगा, आपके भी फोन पर, व्हाट्सएप या फिर किसी रील के जरिए पहुंचा होगा। लेकिन ये सिर्फ एक रील नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की वो केमिस्ट्री है जिसकी चर्चा वर्ल्ड मीडिया में हो रही है। पीएम मोदी अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी चरण में इटली पहुंचे हैं। उनके दौरे से जुड़ी कई वीडियो फाइल्स दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो से साफ दिखा कि यह पीएम मोदी की एक औपचारिक यात्रा नहीं है। यह यात्रा दोनों नेताओं की पॉलिटिकल केमिस्ट्री का ग्लोबल शोकेस बन गई। पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट की है। यह उस हैशटैग को सेलिब्रेट करने के लिए था जो पिछले कुछ वर्षों से इटली और भारत के मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक बन गया। G20 और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में दोनों नेताओं की तस्वीरें और वायरल वीडियो वायरल होने के बाद यह शब्द इंटरनेट मीम और ट्रेंड बन गया। इसी को हल्के फुल्के अंदाज में लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को भारत की मशहूर टॉफी गिफ्ट की है। आप भी मेलोनी को तोहफे वाला ये वीडियो देखिए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. देखिए, आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है। कई लोग प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को लेकर कई सारी बातें कर रहे हैं। भारत अब एक ग्लोबल ऑर्डर जो बदल रहा है, जिसको मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं, उसमें भारत दुनिया के लिए एक एपिसेंटर बनता जा रहा है। अमेरिका से दूरी यूरोप के लिए और अमेरिका से दूरी पूरी दुनिया में किसी ना किसी लेवल पर भारत से सबको कनेक्ट कर रही है। आज की तारीख में भारत यूरोपियन यूनियन से संबंध बना चुका है और अलग अलग छोटे छोटे यूरोप के देशों से भी संबंध बना रहा है। ये आने वाले समय में हमारे पॉलिटिकल नहीं, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करेगा। वैसे रील्स के इस दौर में पीएम मोदी और मेलोनी की इस रील ने भी नया रिकॉर्ड बना लिया है। कुछ ही घंटों में इस वीडियो ने 132 मिलियन व्यूज वो इसके हो चुके हैं, यानी 13 करोड़ 20 लाख लोग इस वीडियो को अब तक देख चुके हैं। आमतौर पर एक आम आदमी कूटनीति को बहुत गंभीर बंद कमरों की बातचीत और औपचारिक मीटिंग के तौर पर देखता है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी और मेलोनी की कूटनीति अलग है। यह डिप्लोमेसी सिर्फ आधिकारिक बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हल्के फुल्के अंदाज में दुनिया को यह संदेश दिया जा रहा है कि दोनों देशों के संबंध बहुत सहज, मजबूत और दोस्ताना हैं, जहां प्रोटोकॉल के साथ पर्सनल केमिस्ट्री भी है। वैसे इसके सबूत के तौर पर सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की कई और तस्वीरें जो पीएम मोदी की ओर से शेयर की गई। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को शाम को ही इटली पहुंच गए थे, जहां उनका अलग अलग जगहों पर भव्य स्वागत किया गया। कई भारतीय मूल के लोगों ने उनका ग्रैंड वेलकम किया। इस दौरान भारतीय शास्त्रीय नृत्य के शौकीन 5 इटालियन महिलाओं ने पीएम मोदी के सामने त्रिगलबंदी नाम से एक परफॉर्मेंस दी। त्रिगलबंदी का मतलब है 3 नृत्य शैलियों का सुंदर मेल। इसमें कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथक शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह वीडियो पोस्ट करने के साथ लिखा,
ये देखना बहुत खुशी की बात है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लोग इन्हें सीख रहे हैं और प्रस्तुत कर रहे हैं। रोम में इटली के एक चित्रकार ने पीएम मोदी को एक पेंटिंग गिफ्ट की है जो काशी के एक घाट की थी। इस तस्वीर को भी खुद पीएम ने पोस्ट किया है और चित्रकार की बहुत तारीफ की है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात की, साथ में डिनर किया और एक कार में साथ बैठकर यात्रा की। आपने गौर किया होगा आजकल कार डिप्लोमेसी वाला ट्रेंड भी दुनिया में काफी चल रहा है। फिर पीएम मोदी मेलोनी के साथ रोम के ऐतिहासिक कोलोजियम भी गए, जिसकी तस्वीर मेलोनी ने पोस्ट की और लिखा, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। इस तस्वीर के बैकग्राउंड में आप जो जगह देख रहे हैं वो असल में ऐतिहासिक कोलोजियम है और पत्थर कंक्रीट की ये विशालकाय इमारत आधुनिक दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। मूल रूप से इसे फ्लेवियन एम्फी थिएटर कहा जाता है, जहां खूंखार ग्लैडिएटर्स की जंग और खेल हुआ करते थे। दोनों की मुलाकात के वक्त क्या हल्की फुल्की बातें हुई, मेलोनी ने खुद ये वीडियो पोस्ट किया है, आप भी देखिए। How are you? I'm fine. See you. Thank you for coming. उनको देखना हो ही गया। Okay, so here you can see the main part of almost all is important here in Rome. Hundreds and hundreds of churches here. From here I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wherever you go, you see one. The big white building. मेलोनी ने आज रोम स्थित विला डोरिया पैम्फली में पीएम मोदी से मुलाकात की। मेलोनी से मुलाकात के लिए पहुंचने पर पीएम मोदी को औपचारिक सैन्य सम्मान यानी सेरेमोनियल मिलिट्री ऑनर दिया गया। दोनों नेताओं के बीच भारत इटली संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मेलोनी ने पीएम मोदी से मुलाकात को ऐतिहासिक बताया है, तो वहीं पीएम मोदी ने एक लेख पोस्ट किया है जिसे उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी के साथ मिलकर लिखा है, जिसमें बताया गया है कि भारत और इटली के जो संबंध है वो निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी के इस लेख की बड़ी बातें देखते हैं। भारत इटली के रिश्ते एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। व्यापार, टेक्नोलॉजी, रक्षा और ऊर्जा में सहयोग बढ़ाएंगे। 2029 तक 20 बिलियन यूरो से ज्यादा व्यापार का लक्ष्य है। मेक इन इंडिया और मेक इन इटली को जोड़ने पर जोर है। क्वांटम टेक, साइबर सुरक्षा और डिजिटल इंफ्रा में साझेदारी। एआई इंसानों को मदद के लिए हो, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बड़ा रणनीतिक प्रोजेक्ट होगा। आज पीएम मोदी और मेलोनी की मौजूदगी में व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर अहम समझौते हुए। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपने समकक्षों के साथ एमओयू फाइलों का आदान प्रदान किया। My friend Narendra Modi has been leading India since 2014, but today this is his first bilateral mission to Italy. The last visit of an Indian Prime Minister on a bilateral mission prior to this one dates back to the year 2000, 26 years ago. And today with this visit, not only are we bridging this gap, a very popular way of saying परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
देखिए, एक चीज समझना आप सबके लिए जरूरी है, वो ये है कि इटली जो है वो यूरोप की चौथी बड़ी इकोनॉमी है और सप्लाई चेन्स के ऊपर वो अब रोकना चाहता है अपनी डिपेंडेंसी चाइना पर। लेकिन ये विजुअल हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? तस्वीरें इटली से आई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राजनीति पीएम मोदी और मेलोनी की मेलोडी वाली तस्वीर पर हो रही है। इसकी शुरुआत रायबरेली दौरे पर गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक पोस्ट के साथ हुई, जिसमें उन्होंने लिखा, आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जुबानी कटाक्ष भी किया। ध्यान से देखें। सुनो, युवा डिप्रेशन में है, कैंसिल हो गया, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मेलोनी जी के साथ मेलोडी टॉफी खा रहे हैं। ये है हालत देश की। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात से मेलोडी शब्द चर्चा में आया हो। पिछले 4 वर्षों में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये 7वीं मुलाकात है। इसकी शुरुआत साल 2022 में इंडोनेशिया में हुए बाली सम्मेलन से हुई थी, लेकिन दोनों नेताओं की कूटनीतिक केमिस्ट्री दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड तब हुई जब 2023 में दुबई में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी पीएम मोदी से मिली थी और उसके साथ की तस्वीर को मेलोनी ने मेलोडी के नाम से पोस्ट किया था। तब भी ये मेलोडी मूवमेंट पूरी दुनिया में वायरल हो गया था। लेकिन इस बार युद्ध के हालात के बीच देश में चिंता का अलार्म बज रहा है, इसीलिए विपक्ष को इस तस्वीर में बड़ा मुद्दा दिख रहा है और इसे कैश कराने का मौका वो छोड़ना नहीं चाहता। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोडी टॉफी दिए हैं। भारत और इटली के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जॉर्जिया मेलोनी के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। उसका लाभ दोनों देश को होने वाला है। और सुना कोई मेलोडी की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए, पार्ले मेलोडी, अभी देख रहा था। हंसी मत, सच में हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। हमें भी शुरू में लगता था ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये सच में हो रहा है। क्या मेलोडी वो टॉफी का नाम है भाई। जब देश में महंगाई 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही, बेरोजगारी 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही, तो प्रधानमंत्री जी इटली भ्रमण कर रहे हैं और देशों में जा रहे हैं और वहां कर क्या है, कोलिसियम में घूम रहे हैं। देखिए, अक्सर ये होता है कि हम पॉलिटिकल स्लग फेस्ट में भूल जाते हैं कि आखिर पर्पस क्या है, चीजें क्यों हो रही हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जब नीदरलैंड्स के दौरे पर गए तो आपको जानना जरूरी है कि दुनिया में जो एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए मशीन यूज होती है, उसको पायनियर करता है नीदरलैंड और भारत की इस दिशा में बातचीत चल रही है। एक बात। दूसरी बड़ी बात, भारत और रूस के संबंध एक तरफ हैं। सोचिए, सारे मुल्क रूस के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी भारत के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि भारत की जो एक न्यूट्रल पोजीशन है दुनिया में, उसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। खैर, एक तरफ पीएम मोदी जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात की चर्चा पूरी दुनिया में है, वहीं एक और ग्लोबल मुलाकात पर आज सीधे अमेरिका की नजर थी। हम बात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 दिवसीय चीन दौरे की यात्रा की। देखिए, यहां पर बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका न सिर्फ ग्रैंड वेलकम किया, दोनों वर्ल्ड लीडर्स में दोस्ती की सबसे मजबूत बॉन्डिंग दिखी, बल्कि रूस और चीन में 20 से अधिक बड़े समझौते हुए हैं। और तो और दोनों ने मिलकर वैश्विक उथल पुथल में के लिए इशारों में अमेरिका को जिम्मेदार माना है। और बीजिंग की अगर बात की जाए तो जिनपिंग ने बिना ट्रंप का नाम लिए यहां तक कह दिया कि दुनिया जंगल राज की ओर बढ़ रही है, हमें मिलकर इस लड़ाई को रोकना होगा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप 13 से 15 मई तक बीजिंग के दौरे पर थे
उनके वहां से लौटने के 4 दिन के अंदर ही पुतिन भी चीन पहुंच गए। कल यानी 19 मई को उनका विमान बीजिंग में उतरा। चीन के विदेश मंत्री ने एयरपोर्ट पर उनका ग्रैंड वेलकम किया। यहां पर एक पॉइंट है, चीन के विदेश मंत्री ने पुतिन का स्वागत किया, लेकिन चीन के उपराष्ट्रपति ने ट्रंप का स्वागत किया। ये डिप्लोमेसी में बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर्स होते हैं। खैर, पुतिन जब जिनपिंग से मिले तो दोनों नेताओं में गर्मजोशी देखने को मिली है। शी जिनपिंग ने उसी ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में पुतिन का स्वागत किया जहां वे 15 मई को ट्रंप से मिले थे। यहां पर दोनों के हाथ मिलाने से लेकर गार्ड ऑफ ऑनर देने और चाय पर चर्चा करने तक के वीडियोस बीजिंग से इस समय भी वायरल हैं। जानकारों का मानना है कि जिनपिंग की ओर से ऐसी गर्मजोशी ट्रंप के दौरे के समय नहीं दिखी थी। पुतिन ने जिनपिंग से मिलते हुए एक चीनी कहावत को भी याद किया। उन्होंने जिनपिंग से कहा, मेरे दोस्त, आपसे एक दिन नहीं मिला तो लगा 3 पतझड़ गुजर गए। पुतिन के इस बयान से आप रूस और चीन की दोस्ती के मायने निकाल सकते हैं। और आज जब दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता की, जॉइंट स्टेटमेंट दिया, तब भी 2 सुपर पावर्स की बातें सुनकर ट्रंप को बेचैनी जरूर हुई होगी, क्योंकि दोनों की बातचीत के केंद्र में अमेरिका ईरान युद्ध था, खाड़ी से उपजा वैश्विक तेल संकट था और इसी बड़ी समस्या के समाधान पर ही दोनों नेताओं का सबसे बड़ा फोकस था। जिनपिंग ने पुतिन से कहा, युद्ध रोकना जरूरी है, बातचीत से ही समाधान निकाला जा सकता है। पुतिन ने जिनपिंग से कहा, चीन के साथ मिलकर बहुध्रुवीय विश्व पर जोर रहेगा, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। जिनपिंग ने कहा कि युद्ध रोकने से ही ऊर्जा संकट दूर होगा, तो पुतिन ने कहा, संकट के बीच रूस चीन का भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्ति देश बना रहेगा। जिनपिंग ने कहा कि रूस के साथ हम रणनीतिक समन्वय की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो पुतिन ने जवाब में कहा कि चीन के साथ रणनीतिक सहयोग मजबूत करेंगे, वैश्विक शासन प्रणाली को न्याय संगत बनाएंगे। वैसे थोड़ी देर पहले जब ट्रंप से दोनों की मुलाकात पर सवाल हुए तो उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि जितना शानदार वेलकम उनका चीन में हुआ था, शायद उतना पुतिन का बीजिंग में स्वागत नहीं हुआ। आप इस बयान को कैसे देखते हैं, हम आप पर छोड़ देते हैं। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वेनेजुएला और ईरान के जो हालात अमेरिका की वजह से बिगड़े हैं, उससे सबसे ज्यादा नुकसान चाइना का हुआ है। किसके लिए? फ्यूल के लिए। और अब रूस के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी फ्यूल के लिहाज से ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ गई। यह एक बहुत बड़ा चेंज है। पुतिन ने इससे पहले सितंबर 2025 में बीजिंग में ही एससीओ समिट में जिनपिंग से मुलाकात की थी। तब माहौल दूसरा था। अब माहौल खाड़ी में तनाव के कारण पूरी तरह से बदल चुका है। इसका मुख्य कारण है अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति ट्रंप के अजब गजब बयान और फैसले। कभी शांति की बात तो कभी युद्ध भड़काने वाले बयान से वो आए दिन दुनिया का माहौल बिगाड़ रहे हैं। उनकी जिद से फरवरी में ईरान से युद्ध हुआ और आज भी युद्ध भड़कने के आसार हैं। तो वहीं वैश्विक तेल संकट भी इस युद्ध की देन है, जिसके लिए चीन और रूस मिलकर अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वैसे बात जहां तक ट्रंप की है तो वो ईरान को लेकर लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। 2 दिन पहले कहा कि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला था, लेकिन खाड़ी देशों के कहने पर इसे टाल दिया। कल बयान दिया कि ईरान के पास सिर्फ 2-3 दिन का वक्त बाकी है, उसने समझौता नहीं किया तो फिर बड़ा हमला होगा। इसका जवाब भी ईरान की ओर से दिया गया था, लेकिन अब लगता है कि ईरान को धमकी देने की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने उठा ली है। आज उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के हथियार लॉक एंड लोडेड हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका किसी भी वक्त तेहरान में बारूदी विध्वंस ला सकता है। ईरान ने इस धमकी पर भी अमेरिका को जवाब दिया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा है कि हमला हुआ तो अमेरिका के खिलाफ नए मोर्चे खुलेंगे। अमेरिका इजराइल पर नए हथियारों से हमला करेंगे। ईरान बार बार वार्निंग दे रहा है कि अमेरिका ने दोबारा हमले की भूल की तो परिणाम भयानक होंगे, लेकिन ट्रंप के पीछे कदम खींचने की वजह अमेरिका में खुद उनका विरोध और अमेरिकी सेना को युद्ध में हुआ नुकसान भी है। पहले अमेरिका में विरोध की बात करते हैं, उनके अपने ही अब ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसके साक्ष्य अमेरिकी संसद से मिले हैं। अमेरिकी संसद में ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। खास बात यह है कि वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया है, जबकि 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद यह प्रस्ताव 50-47 से पास हो गया। सोचिए, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से झटका टैरिफ पर लगा और अमेरिकी संसद से झटका युद्ध पर लगा। हालांकि अभी इसे कानून बनने के लिए कुछ और स्टेजेस से गुजरना होगा, लेकिन अगर यह कानून बन गया तो ट्रंप प्रशासन को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। आपको बता दें कि अभी सेनेट में
इस पर वोटिंग बाकी है। इसके बाद इसे रिपब्लिकन बहुमत वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मंजूरी लेनी होगी, लेकिन ट्रंप के पास वीटो का अधिकार है। वो इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रंप को एक और बड़ा झटका ईरान ने अमेरिकी कांग्रेस की एक कथित रिपोर्ट के हवाले से दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने एक्स पर अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि ईरान फोर्सेस ने पहली बार अमेरिकी F-35 जेट को मार गिराया। अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो दुनिया को और भी ज्यादा चौंकाने वाले सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। असल में ऐसी खबरें हैं कि अमेरिकी कांग्रेस की उस रिपोर्ट में वायुसेना को युद्ध में हुए नुकसान की पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत युद्ध के दौरान अमेरिका को अब तक कम से कम 42 विमानों और 24 MQ-9 रीपर ड्रोन का भारी नुकसान हुआ है। ईरान इसी रिपोर्ट को मुद्दा बनाकर ट्रंप प्रशासन को आईना दिखा रहा है। खैर, इसमें आज का कीवर्ड है गद्दार। पूरे दिन यह शब्द सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और इस गद्दार शब्द को ट्रेंड करवाने का श्रेय जाता है लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने आज यूपी के रायबरेली में एक रैली को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को गद्दार कह दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जब आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो उनसे खुलकर कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन गद्दार है। आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया। राहुल गांधी के इस बयान से बीजेपी काफी नाराज है। बीजेपी और दूसरे दलों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो बताएंगे। उससे पहले राहुल गांधी का यह बयान। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर राहुल गांधी का यह बयान बीजेपी को चुभ गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को जहरीली मानसिकता, छोटी सोच और घोर हताशा वाला कहा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने तो यह तक कह दिया है कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति के राहु हैं जो देश के माहौल को गंदा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से आकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु है जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। शब्दावली छोड़िए ना, आज देश के मन में क्या शब्द हैं आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हम तो फिर भी ठीक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस समय जनता के द्वारा नकारी हुई रिजेक्टेड लोग हैं, रिजेक्टेड नेता हैं, रिजेक्टेड पार्टी है और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही है। जो उनकी नाकामियां उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उसके कारण से उनके मुंह से ऊल जलूल बातें निकल रही है। अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों? ये तो जबान बनी है बीजेपी की। हर मुसलमान को, हर सेक्युलर इंसान को गद्दार कहना, ट्रेटर कहना, पाकिस्तान जाओ, अब तो कहते हैं ईरान चले जाओ। कोई काबिलियत नहीं है, उनको जबरन उस कुर्सी पे बिठाया गया, थोपा गया है इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि मैं गांधी परिवार का चिराग हूं। और प्रधानमंत्री जी जब दुनिया भर में जाते हैं वो देखते हैं कि किस तरह दुनिया उनको सम्मान देती है, उस मुल्क का सबसे बड़ा सम्मान मिलता है, तो राहुल गांधी जी उसको देखकर फ्रस्ट्रेशन में आ जाते। पूरे दिन राहुल गांधी का गद्दार वाला विवादित बयान चर्चा में रहा और राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो अपने गद्दार वाले बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां की सियासत में आज पीडीए ट्रेंड कर रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर एक बार पीडीए आरक्षण का
दांव चल रहे हैं। संविधान की आरक्षण की व्यवस्था लखनऊ में मीडिया के सामने उन्होंने 32 पन्नों की एक बुकलेट जारी की जिसका शीर्षक है पीडीए आरक्षण घोटाला। पहले पन्ने पर ही यह बता दिया गया है कि बुकलेट क्यों जारी की गई है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर आरक्षित सीटों की लूट का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने लाल रंग की इस बुकलेट में बीजेपी सरकार के 10 साल का लेखा जोखा पेश किया है। एक एक विभाग का डेटा देते हुए दावा किया गया है कहां कितनी आरक्षित सीटों की लूट हुई है। इस बुकलेट में यह दावा किया गया है कि 10 साल में कुल 22 परीक्षाएं प्रभावित हुई, जिनमें कुल 11,514 से ज्यादा पीडीए आरक्षित सीटों की लूट हुई। 2019 की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों का पूरा लाभ नहीं मिला। ओबीसी वर्ग को 27% के बजाय बेहद कम सिर्फ 3.86% प्रतिनिधित्व दिया गया। अनुसूचित जाति को 21% के बजाय 16.2%, जबकि अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण के मुकाबले 0 प्रतिनिधित्व मिलने का आरोप लगाया गया। पार्टी विधायकों और सांसदों की मौजूदगी में अखिलेश यादव ने जो बुकलेट जारी की है उसमें आंकड़ों के साथ विभागों के नाम, लूटी गई आरक्षित सीटों की संख्या और वर्षों का जिक्र किया गया है। चाहे वो पुलिस विभाग हो या शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग हो या कृषि विभाग, इस बुकलेट के आखिरी पन्ने में भी आरक्षित सीटों की लूट का जिक्र करते हुए पीडीए आरक्षण और संविधान के खतरे में होने का दावा किया गया। समाजवादी पार्टी के मुताबिक आरक्षण की लूट का यह पहला अंक है। आगे ऐसे एपिसोड अभी और रिलीज होंगे। सवाल है कि अखिलेश यादव ने पीडीए आरक्षण और संविधान का मुद्दा अभी क्यों उठाया? क्या इसका कोई चुनावी कनेक्शन भी है? इसे हम आगे डिकोड करेंगे। लेकिन उनके इस दांव पर बीजेपी ने तंज करते हुए इसे बंगाल चुनाव में विपक्ष की हार से जोड़ दिया है। तो वहीं बीएसपी ने आरोप लगाया कि पीडीए का नुकसान सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने किया। संविधान के प्रावधान को लागू करवाने के लिए अगर विधान मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि सरकार पक्षपाती है। जो पक्षपाती होता है वो विश्वासघाती भी होता है। पिछले 5000 सालों से देश के समाज में 2 बड़े विभाजन रहे हैं। एक तरफ वर्चस्ववादी लोग रहे हैं, दूसरी तरफ वंचित लोग। इनका अनुपात 5% बनाम 95% कर रहा है। एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल का जुमला चला रहे हैं। लेटरल एंट्री से पिछले दरवाजे से अपने वर्चस्ववादी लोगों को सेट करने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत ही फ्रस्ट्रेशन से गुजर रही है। उनकी जमीन खिसक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के जो व्यापक हिंदू जनादेश आया है उसके कारण से अखिलेश यादव परेशान है। हिंदुओं को कैसे विभाजित किया जाए इसके लिए तमाम प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं। इनका तो ये ड्रामा है, नाटक है। सर्व समाज के साथ साथ SC ST OBC का भी अगर किसी ने भला किया है तो वो कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी है। देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव अब सीधे तौर पर बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति का विरोध करने के बजाय उसके समानांतर समावेशी सांस्कृतिक राजनीति का रास्ता अपना रहे हैं। यही वजह है कि वह विवादित धार्मिक मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचते दिखते हैं। हाल ही में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज को लेकर कड़ा बयान दिया था, तब अखिलेश यादव ने सीधे बयानबाजी से दूरी बनाई। वो मंदिरों में दर्शन, धार्मिक आयोजनों में भागीदारी और सामाजिक सद्भाव का संदेश देने की रणनीति अपना रहे हैं। साधु संतों से मिल रहे हैं। कल उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा की थी। इटावा में वो शिव मंदिर का निर्माण भी करवा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने अपने नेताओं को धर्म और जाति पर विवादास्पद बयान देने से बचने के निर्देश दिए। पार्टी नहीं चाहती कि चुनाव से पहले कोई ऐसा बयान आए जिससे उसका सामाजिक समीकरण प्रभावित हो। यही वजह है कि पार्टी अब आक्रामक धार्मिक राजनीति से दूरी बनाकर चल रही है और संविधान और सामाजिक न्याय की लाइन पर ज्यादा जोर देती नजर आ रही है। अखिलेश यादव जिस पीडीए का हक छीने जाने का इल्जाम लगा रहे हैं
उसमें P का मतलब है पिछड़ा, D का मतलब है दलित और A का मतलब है अल्पसंख्यक। यानी ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का कॉम्बिनेशन है। माना जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस फॉर्मूले से इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ था। उस चुनाव में अगड़ी जाति का 16% वोट विपक्षी गठबंधन को मिला था। इसके अलावा यादव समुदाय का 82%, कुर्मी, कोयरी और अन्य ओबीसी का 34%, जाटव का 25%, गैर जाटव का 56%, मुस्लिम का 92% वोट मिला था। ये लोक नीति CSDS के आंकड़े। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी को यह एहसास हुआ कि केवल जातीय समीकरणों के सहारे बीजेपी को चुनौती देना आसान नहीं होगा। इसीलिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक गठजोड़ को मजबूत करने के साथ हिंदू वोटर्स में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। ऐसे में समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों को मुख्य चुनावी एजेंडा बनाते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ अखिलेश तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस भी अभी से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अलर्ट हो गई है और उसने सबक सीखा है बिहार के चुनावों से। वहां पर भी तैयारियां जोरों पर। खैर, बात करते हैं DRDO की एक ऐसी उपलब्धि की जिसे सुनकर पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एक लाइन में कहें तो भारत की एक अनूठी और नई मिसाइल है जिसका सफल टेस्ट किसी मिसाइल लॉन्चर से नहीं बल्कि ड्रोन से हुआ है। सोचिए, पाकिस्तान पहले ही हमारे ड्रोन हम लोगों को नहीं झेल पा रहा था, लेकिन अब ड्रोन विद मिसाइल है। वाह! अब ये डेवलपमेंट न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि ड्रोन वॉरफेयर में गेम चेंजर भी है। क्यों? क्योंकि ड्रोन्स जो हैं वो एयर डिफेंस नहीं पकड़ पाते। खैर, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट अब डिटेल में देखनी चाहिए। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO की तरफ से जारी ये वीडियो सिर्फ 10 सेकंड का है। इस 10 सेकंड के वीडियो में आपको भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति का पराक्रमी प्रमाण मिलेगा। भारत को एक ऐसी उपलब्धि हासिल हुई है जिसे सुनकर दुश्मन देशों की फिक्र बढ़ सकती है। एक लाइन में कहें तो भारत में पहली बार किसी ड्रोन से मिसाइल लॉन्चिंग का सफल परीक्षण किया गया है और ये कारनामा निश्चित तौर पर गेम चेंजर है। हवा से हवा में, यानी कि ड्रोन से किसी और ड्रोन को मारने में, हेलीकॉप्टर को गिराने में सक्षम है। साथ साथ में हवा से ज़मीन पर, चाहे वो टैंक हो, बंकर हो, ब्रिज हो, गन लोकेशन हो, एयर डिफेंस हो, कोई भी इस तरह का टारगेट हो, वहाँ पर हमला करने में सक्षम है। और ये फायर एंड फॉरगेट है, यानी कि इसके अंदर टारगेट सीकर लगा हुआ है। ड्रोन ने एक बार फायर किया, उसके बाद वो अपनी जगह बदल सकता है। इस खबर को विस्तार से समझने के लिए ये जानना होगा कि मिसाइलें कहां से और किन हथियारों से लॉन्च की जाती रही हैं। समंदर से किसी भी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए युद्धपोत, सबमरीन की जरूरत होती है। आसमान में किसी भी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए फाइटर जेट की जरूरत होती है और जमीन से किसी भी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए मूविंग ट्रक या फिक्स्ड लॉन्चर की जरूरत होती है। लेकिन ड्रोन से मिसाइल लॉन्च करना अपने आप में हैरान करने वाला है। बहुत ही कम देश हैं जिनके नाम ये उपलब्धि है और इस सूची में अब भारत का नाम भी जुड़ गया है। भारत ने ये कीर्तिमान ULPGM V3 नाम की नई मिसाइल से रचा है। ये एक स्वदेशी स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड वेपन है। इसमें एक सीकर तकनीक लगी है। इस वजह से ये टारगेट को पहचान कर लॉक करती है और फिर सटीक हमला करती है। इसे एक ड्रोन में लोड करके ये परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित DRDO टेस्ट रेंज में किया गया। टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों मोड में इसका सफल टेस्ट हुआ। इसका मतलब यह है कि मिसाइल ड्रोन से लॉन्च होने के बाद जमीन पर मौजूद दुश्मन के टैंक को भी ध्वस्त कर सकती है और आसमान में मंडराते किसी भी तरह के फाइटर जेट और UAV को भी टारगेट कर सकती है। जिस प्रकार से टेरेन है हमारा पहाड़ों में, चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो नदर्न एरिया में, जब पहाड़ों के पीछे हमारा आर्टिलरी के द्वारा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के द्वारा, डायरेक्ट जो मिसाइल जाते हैं उनके द्वारा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये ड्रोन बहुत मददगार साबित होंगे क्योंकि पहाड़ियों के पीछे जाकर उनको हमला कर सकते। खास बात यह है कि इसमें इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किया गया है जो लॉन्च और कमांड सिस्टम को नियंत्रित करता है। भविष्य में बनने वाली भारत की ड्रोन फोर्स का यह सबसे अहम पड़ाव है
और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। और फिक्र में अब बात भीषण गर्मी की करते हैं जो भारत को झुलसा रही है। उत्तर प्रदेश से राजस्थान और मध्य प्रदेश तक गर्मी ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। हालत यह है कि हीट मैप में भारत के आधे से ज्यादा हिस्से गर्मी से लाल दिखाई दे रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि शहरों में ग्लोबल टेम्परेचर की लाइव मॉनिटरिंग करने वाली वेबसाइट AQI.in के अनुसार दुनिया के 100 सबसे गर्म शहर भारत के ही थे, जहां तापमान 48 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगले कुछ दिन गर्मी से राहत की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। हरियाणा, पंजाब से लेकर दिल्ली, NCR तक 7 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी हुआ है। इन जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि दिन में तो गर्मी पड़ ही रही है, रात में भी हीट वेव जैसे हालात रहेंगे। बांदा में तापमान का 48 डिग्री से ऊपर जाना एक चेतावनी की तरह। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पेड़ पौधों की कमी है। एक शोध के मुताबिक बांदा में ग्रीन कवर यानी पेड़ पौधे और जंगल सिर्फ 3% रह गए। बुंदेलखंड के दूसरे जिलों चित्रकूट, झांसी और ललितपुर में भी ऐसे हालात हैं। इस इलाके में खनन की वजह से भी गर्मी बढ़ रही है। सूखी नदियों और खनन वाले क्षेत्रों से सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिससे बैक रेडिएशन बढ़ रहा है। पहाड़ों के कटान की वजह से गर्म हवाएं सीधे मैदानी इलाकों में पहुंच रही हैं। कुदरत का एक चिंताजनक अलार्म मैदानी इलाकों के साथ उन पहाड़ों पर भी बज रहा है जहां लोग गर्मी में छुट्टियां मनाने जाते हैं। हो सकता है आप भी ऐसा कोई प्लान कर रहे हो, लेकिन पहाड़ भी अब गर्मी की आग में तप रहे हैं। हीट वेव मीटर के अनुसार जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का तापमान 30 डिग्री को पार कर गया है, जिसके बाद अचानक शहर में एसी की मांग बढ़ गई है। उत्तराखंड में मसूरी और नैनीताल में भी पारा 30 डिग्री के ऊपर चला गया है। सोचिए, ये तो नेचुरली एयर कंडीशन थे। हिमाचल की राजधानी शिमला में तापमान 33 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, तो ऊना में तापमान 41 डिग्री पहुंच गया है। यानी आप गर्मी से छुटकारा पाने के लिए पहाड़ों में जाना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि गर्मी वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। पूरे भारत में इस वक्त भीषण गर्मी का आगाज हो चुका है। पिछले एक हफ्ते से लेकर अभी तक टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री पहुंच चुका है। पानी पीने के बाद तुरंत प्यास लगती है और इतनी गर्मी तो हमने कभी देखी नहीं थी इस टाइम में। हमारे साथ हमारे कुछ लेडीज भी है, वो तो बीमार पड़ गई अभी, इतना हालत खराब है। कोल्ड ड्रिंक का सहारा ले रहे हैं। पीने का पानी के साथ साथ नींबू पानी की ज्यादा डिमांड है। बहुत है। कितनी? बहुत ज्यादा है। गर्मी बहुत है ना, पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा चाहिए। हाँ चाहिए। जम्मू कश्मीर में भी पारा लगातार अपने नए रिकॉर्ड कायम करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको कि लगातार एक सप्ताह से जम्मू कश्मीर में हीट वेव चल रही है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि अब लोग एसीज की जो खरीदो फरोख्त है उसमें जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऐसी गर्मी हमने कभी देखी नहीं थी। एसी का यहाँ पर मामलात ही नहीं होते थे एसी कश्मीर में। उत्तर भारत के फेमस पिकनिक स्पॉट में शामिल और चंडीगढ़ का आइकॉनिक पिकनिक स्पॉट कहे जाने वाली सुखना लेक क्या अब सूखने लगी है। अभी भी आप देख सकते हैं, एक तो भीषण गर्मी पड़ रही है, दूसरा जो सुखना लेक में जो गाद जमा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर जो जल स्तर है वो लगातार कम हो रहा है। आपको सुखना लेक के ये किनारे पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आमतौर पर पानी रहता है, लेकिन ये किनारे सूखे हुए दिखाई देंगे। यहाँ आप सबके मन में एक सवाल ये जरूर होगा कि आखिर इस बार भीषण गर्मी का विलन कौन है। मौसम वैज्ञानिकों का तर्क क्या है? पहला जवाब, एल नीनो, जो पृथ्वी की सबसे बड़ी जलवायु लहरों में से एक है। एल नीनो की स्थिति तब बनती है जब प्रशांत महासागर की सतह का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। सामान्य दिनों में हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, लेकिन जब एल नीनो आता है तो हवा उल्टी दिशा में चलने लगती है। इससे पूरी दुनिया की हवा और बारिश का पैटर्न बदल जाता है। इस बार यही स्थिति है। दूसरी वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये मार्च से मई के बीच आने वाली नम हवाएं हैं। उत्तर भारत में इसकी वजह से बारिश होती है, बारिश की वजह से गर्मी पर ब्रेक लगता था, लेकिन इस बार कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिश की संभावना कम है। वहीं शहरों में तेजी से तापमान बढ़ने की एक वजह है अर्बन हीट आइलैंड भी।
जब शहरों में शीशे और स्टील के इस्तेमाल से कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, जब कंक्रीट जंगल्स बन जाते हैं, फिर इन्हीं बिल्डिंग में लगे एसी से गर्मी निकलती है। गर्मी बढ़ाने का काम वो सड़कें भी करती हैं जो कंक्रीट से बनी होती हैं। साथ ही वाहनों की गर्मी, आबादी का ज़्यादा घनत्व, हरियाली का कम होना और जलाशयों का दायरा घटना भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। और नतीजा ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अर्बन हीट आइलैंड में पारा 5 से 7 डिग्री तक ज़्यादा हो जाता है। वैसे भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून ही गर्मी से असली राहत दिलाता है, जो दक्षिण अरब सागर में प्रवेश कर गया। इस बीच मौसम एजेंसी स्काईमैट ने जानकारी दी है कि देश में इस बार मानसून काफी कमजोर रह सकता है, जिससे गर्मी का सीजन लंबा चल सकता है। ऑलमोस्ट एनसीआर दिल्ली के लिए यही सिनेरियो रहेगा। हमारा हीट वेव को लेके 7 दिन के लिए एनसीआर दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बेसिकली इस समय अगर मैप में देखेंगे तो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इवन ईस्ट इंडिया के ये हिस्से हीट वेव की ग्रिप में है। नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल तो पूरा ग्रिप में है। 7 दिन की बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में हीट वेव कंडीशंस कंटिन्यू प्रिवेल करता रहेगा, जिसके लिए हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भा, उसके कुछ हिस्सों के लिए आने वाले 3 दिनों के लिए हमारा रेड अलर्ट है। अदरवाइज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भा के लिए 7 दिन का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा हिमालयन रीजन में भी 2 दिन के लिए हमारा येलो अलर्ट है। भारत में हरियाली कम होने से गर्मी बढ़ रही है, लेकिन चीन अब नए तरह का शहर बसा रहा है। 28 मई को बकरीद है, उससे ठीक पहले शुभेंदु सरकार ने कुछ नियम लागू कर दिए हैं, जिनमें 14 वर्ष से कम उम्र के पशुओं के वध पर रोक है। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, माइक पर अजान नहीं हो सकती है, खुले में कुर्बानी पर भी बैन है। अब संकट यह है कि बकरीद पर कुर्बानी होती है, लेकिन सरकार ने कई तरह के रोक लगा दिए हैं। इसके खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और विधायक अखरुज्जमान ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सरकार के इस नियम पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह नियम बकरीद की कुर्बानी की धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप करता है। इससे पशुपालन और पशु व्यापार से जुड़े आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर बड़ा असर पड़ेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मवेशी कारोबार प्रभावित होगा। नियम पर रोक लगे और राहत दी जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट में ऐसे कुल 8 मामले आ चुके हैं, जिन पर जवाब देने के लिए सरकार ने वक्त मांगा। अब कल इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इस बीच बकरीद में कुर्बानी देने वाले लोग काफी चिंतित हैं। सरकार का कहना है कि सब कुछ नियम के तहत हो रहा है। वहीं टीएमसी कह रही है कि धार्मिक भेदभाव के आधार पर प्रशासनिक फैसले नहीं होने चाहिए।